मेरी और वीरा की मंसूबाबंदी पर कोई नुमाया फर्क नहीं पड़ सकता था। हमारी वो गुफ्तगू मजीद तूल न पकड़ सकी क्योंकि श्यामनाथ अपने रेस्टोरेंट के अकलौते बाथरूम से गुसल करके लौट आया। उसने बेढंगे अंदाज में अपने बदन पर बड़ा तौलिया लपेटा हुआ था। यार तुम दोनों तो बिल्कुल ही निकम्मे हो, वो आते ही बोला। मैं सोच रहा था कि तुमने अपने साथ मेरे लिए भी चाय बना ली होगी, मगर तुम यूं ही सूखे मुंह बैठे हुए हो। तुम भूल रहे हो कि हम तुम्हारे मेहमान हैं। मैंने उसे याद दिलाया, ये लखनऊ या बरेली नहीं है मेरी जान। वो डटाई से बोला, इस शहर को न्यूयॉर्क कहते हैं और यहाँ हर मेहमान से तवक्का की जाती है कि वो अपने झूठे बर्तन खुद धोएगा। इन नाज नखरों में पड़े रहे तो अपने लिए हर घर के दरवाजे बंद पाओगे। लड़कियों के साथ भी तुम ऐसी रुखाई से पेश आते हो? बदरी ने पूछा। इनकी ना पूछो, वो तो अपने दिल की शहजादियां होती हैं। वो किसी पेशावर आशिक की तरह अपने सीने पर हाथ मारकर बोला, हम इनके नाज उठाते हैं, वो हमारी सेवा करती हैं। कोई ढंग की लोंडिया आ जाए तो कई दिन के लिए ये कमरा निखर कर साफ सुथरा हो जाता है। ये सालियां गंदे और बेपरवाह मर्दों पर बुरी तरह जान छिड़कती हैं। इसकी जुबान चल पड़ी थी। मैं दरमियान ही में उठ खड़ा हुआ। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि किसी लड़की के साथ यहाँ हूं। इस वक्त तक के लिए मेरी चाय उधार रहेगी। इन दोनों ने पूरी गर्मजोशी से मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं एक जरूरी मुलाकात का उज़र करके वहां से निकल खड़ा हुआ। बद्रीनाथ से आइजक बेल के दफ्तर के बारे में जो कुछ मालूम हुआ था, इसके सहारे में किसी न किसी तरह इस खबीज तक पहुंच सकता था। इन निशानियों में अहम तरीन बात यह थी कि वो दफ्तर न्यूयॉर्क के मशहूर ज़माना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के करीब वाक़ था। वहाँ थोड़ी सी आवारागर्दी के बाद आइजक बेल के दफ्तर की दूसरी निशानियां भी तलाश की जा सकती थी, मगर बेहतर यह था कि ऐसा कोई कदम उठाने से पहले वीरा से मशवरा कर लिया जाता। मैंने श्यामनाथ के होटल या घर से बाहर निकलकर चंद सेकंड तक कुर्बो जवार का जायजा लिया और फिर एक बुक स्टॉल से खरीदे हुए दोनों अखबार कोट की अंदरूनी जेब में उड़स कर वापस चल दिया। न्यूयॉर्क में बाजारों और दफातर के औकात कार शुरू हुए काफी देर हो चुकी थी। सड़कों पर ट्रैफिक का हजूम रवां था, लेकिन पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल से जरा दूर निकलते ही फुटपाथों पर राहगीरों का कहत नुमाया होना शुरू हो गया। न्यूयॉर्क की एक दूसरे को जाविया कायमा पर काटती हुई सड़कों के फुटपाथों पर पैदल चलने वालों की तादाद में कमी, बल्कि बेरौनकी का एक नुमाया सबब तो ये था कि वो सड़कों के रुख पर खरीदारी के मराकज या बड़े नुमाइशी शोकेस बनाने का ज्यादा रवाज नहीं है। खरीदार को मुतवज्जा करने के लिए सारे हरबे कसीरुल मंजिला शॉपिंग मॉल्स में मरकूज हैं और ये मॉडल इस तरह बनाए गए हैं कि हकीकी खरीदार या विंडो शॉपिंग का खास इरादा किए बगैर नजर इन जखीरों की रौनक तक नहीं पहुंच पाती। होटल के कमरे में वीरा बेचैनी से मेरी मुंतजिर थी। मसहरी पर उस रोज का न्यूयॉर्क टाइम्स बिखरा हुआ था जो वीरा ने मेरे जाने के बाद शायद तलब किया था। मैंने कमरे में घुसते ही अपने कोट की जेब में से दोनों अखबार निकाल कर उसे थमा दिए। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स देख चुकी हूँ, इसमें हमारे लिए कोई खतरनाक खबर नहीं छपी। यह बताओ कि बदरी से तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? वीरा ने मेरे दिए हुए अखबारात एक तरफ उछालते हुए पूछा। इस आइजक बेल का पता मिला है? मेरी बात पूरी होने से पहले ही वह फूरे मुसर्रत से उछल पड़ी, लेकिन मैंने बदस्तूर जूते उतारते हुए अपनी बात जारी रखी। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ न्यूज लाइन भी लाया हूँ। ये ना भूलो कि लंदन में रामा का रुजीनी की लाश मिलने की खबर सिर्फ सन में छपी थी। मगरब में मुसाबकत की दौड़ की वजह से हर अखबार नई खबर छापने के चक्कर में रहता है। जल्दी से न्यूज लाइन पर भी नजर डालो, इसके बाद हम आइजक बेल के बारे में बात करेंगे। वीरा ने अपने याकूती होंठ भींचकर गुस्सीली निगाहों से मुझे घूरा। मैं पलकें झपका कर दोबारा अपनी जूतों की तरफ मुतवज्जा हो गया। मेरे मूड का अंदाजा करके वीरा को नाचार न्यूज लाइन उठाना पड़ गया। इसमें कुछ नहीं है। वीरा खड़े खड़े अखबार का पहला वर्क उलटते हुए बोली, अगर आइजक बेल अमरीकी हुकाम को न्यूयॉर्क में तुम्हारी यानी डैनी की मिसिज रोजीनी बर्ड, मैंने खुश्क और तल्ख आवाज में उसे टोका, तुम बार बार ये क्यों भूल जाती हो कि मेरा असल नाम असलम खान है? यह बात हमारे दरमियान बहुत संजीदगी से तय हो चुकी है कि हम भूल कर भी एक दूसरे का नाम बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ओह सॉरी। उसे फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं ये कह रही थी कि अगर उन्हें न्यूयॉर्क में डैनी की मौजूदगी का यकीन दिलाने में कामयाब हो गया तो यहाँ टेलीविजन से अखबारों तक मैं उदम मच जाएगा। हो सकता है कि अभी वो अपने तौर पर डैनी को घेरने की फिक्र में हो। कोई बात यकीन से नहीं की जा सकती, मैंने कहा। यह तूफान से पहले वाली खतरनाक खामोशी भी हो सकती है। हमने मौत के जबड़ों में हाथ डाल दिया है तो अब फरार की राह इख्तियार नहीं की जा सकती। हमें इस इफरीत की आंतें ही बाहर निकालनी होगी। खुद ऐसी खुली खुली बातें कर रहे हो और मेरे नाम लेने पर भी पाबंदी लगाई हुई है। वीरा ने मुंह बनाकर शिकायती लहजा में कहा, गुफ्तगू उर्दू में हो रही है लेकिन नामों की कोई जुबान नहीं होती।
तुम्हारा हिज्रज़दा आशिक इटली में रामा का रुजीनी था और जापान में भी उसी नाम से पहचाना जाता। फिर मेरे और तुम्हारे नाम का मसला नहीं होना चाहिए। हमें हवाले के लिए भी एक दूसरे के नाम इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बल्कि दुश्मन के लिए भी इसहाक घंटी बेहतर रहेगा। जरूरी नहीं कि इसको इतनी इज्जत दी जाए। इसहाक या सिर्फ घंटी से भी बात बन सकती है। अभी तक तुमने बदरी से होने वाली कोई बात नहीं दोहराई। उसने मुझे याद दिलाया। मैंने वीरा को बदरी से हासिल होने वाली मालूमात से आगाह करना शुरू कर दिया। दीगर बातों में उसके लिए ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, मगर उसके ठिकाने की निशानियां सुनते हुए वो अपनी यादाश्त पर जोर देकर तायदी लुक में भी देती रही। मेरी खामोश होने तक कामयाबी के जोश से उसकी आंखें चमकने लगी थीं। सब कुछ बहुत वाज़ेह है, उसे पूरी यकीन लहजे में कहा। बदरी का मुशाहिदा बहुत तेज है, वो वाकई एक तजर्बेकार सीक्रेट एजेंट है। उसने हर वो अहम निशानी नोट की है जो हमें इसहाक के ठिकाने तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकती है। ये निशानियां सुनकर कोई भी मकामी तुम्हें बता सकता है कि इसके दफ्तर की इमारत केनाल स्ट्रीट पर वाक़ होगी। अगर तुम इतने ही पूरे एतमाद हो तो हमें इसी वक्त वहां पहुंच जाना चाहिए। ये ना भूलो कि इस वक्त तुम कराची में नहीं हो, या मुंह उठाकर हर अजनबी शहर की किसी भी बिल्डिंग में घुस सकता है। यहाँ चोरी चकारी और डकैतियों की वजह से सारी इमारत के सरद दरवाजे मुकफ्फिल रहते हैं। तुम चौकीदार को मुनासिब शनाख्त कराए या इंटरकाम पर मतलूबा दफ्तर से इजाजत लिए बगैर अंदर कदम भी नहीं रख सकोगे। इसका पता मालूम हो जाना हर मसले का हल नहीं है। बदरी ने बताया था कि इसका दफ्तर 11वीं मंजिल पर है। इस इमारत में बेशुमार दूसरे दफातर भी होंगे। हम किसी का नाम भी इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। किसका? ये $1 मिलियन का सवाल है। इधर का रुख करने से पहले हमें ये होमवर्क करना होगा। मैंने तुम्हारी बताई हुई निशानियों से सड़क का अंदाजा जरूर लगा लिया है। इमारत के नाम या नंबर का तयन अभी बाकी है। जनूब में मैनहट्टन की चौड़ाई ज्यादा नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैं खुद केनाल स्ट्रीट का एक चक्कर लगा लूं तो इमारत के तयन के साथ कुछ और बातें भी मालूम हो जाएंगी। इस कार्य खैर में जरा सी भी देर ना लगाओ। वीरा की तजवीज की माकूलियत का एहसास करते हुए मैंने किसी तवक्कुफ के बगैर कहा, तैयार होकर इसी वक्त निकल जाओ। वह एक असूली फैसला था। वीरा ने फौरी तौर पर उसे अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी। आइजक वेल से फोन पर छेड़छाड़ की इब्तिदा हो जाने और ब्रुकलिन के इलाके में मकबूल नामी पाकिस्तानी निजात टैक्सी ड्राइवर के बेहमाना कत्ल के बाद यह जरूरी हो गया था कि हम दोनों मंजरियाम पर एक दूसरे से अलग रहकर अपने मकासद हासिल करने की कोशिश करें। इकट्ठे बाहर निकलने में यह संगीन खतरा था कि एक की वजह से हम में से दूसरा भी किसी नागहानी मुसीबत से दो चार हो सकता था। वीरा गुसल खाने में तैयारी की इब्तदाई मराहिल से गुजर रही थी कि मैंने फोन लाइन से मुंसलिक CSD का जायजा ले डाला। किसी भी टेलीफोन कॉल की राजदारी बरकरार रखने के लिए वो एक बेमिसाल आला था। बद्रीनाथ ने जापान की ज़ेर ज़मीन मार्केट में इस साले की जो कीमत बताई थी, इससे यह अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि बैटरी से चलने वाले इस आले की अंदरूनी शनाख्त है या साख्त खासी पेचीदा रही होगी। इसके बावजूद बाहर से वो आला बहुत सादा था। इसके बैरूनी हिस्से पर सुर्ख रोशनी के लिए उभरे हुए नुक्ते के सिवा सिर्फ एक स्विच मौजूद था जो इस वक्त मैनुअल पोजीशन पर था। स्विच के दूसरे रुख पर ऑटो लिखा हुआ था। आले की कारकर्दगी के पेश नजर यह अंदाजा हो रहा था कि स्विच को ऑटो पर कर देने के बाद फोन लाइन पर दखल अंदाजी होते ही हाथ से क्रेडल दबाए बगैर लाइन खुद ब खुद मुनक़ता हो जाएगी। वीरा कपड़े बदल कर गुसल खाने से बरामद हुई तो मुझे CSD में उलझा हुआ देखकर मुस्कुरा लगी। अच्छा है कि मेरी गैर हाजिरी में तुम इस खिलौने से खेलते रहे हो। मैंने जवाब में कुछ कहे बगैर अपनी मसरूफियत भूल कर कुर्सी संभाल ली। इस वक्त मैं वीरा से अपने अज़ाइम के बारे में कोई बात करता तो मशवरा देने का एक तवील सिलसिला शुरू कर देती और यूं आइजक वेल के दफ्तर का सुराग लगाने के काम में ताखीर हो जाती। वीरा को कुदरत ने ऐसे खुदोखाल और रंग और रूप से नवाजा था कि वह हर वक्त सदा बाहर नजर आती थी। घर या होटल से बाहर निकलने के लिए उसे कभी भी ज्यादा मेकअप की जरूरत महसूस नहीं होती थी। उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने चंद सानियों में अपने बाल संवारे, होठों पर लिपस्टिक की हल्की सी तय जमाई और अपना पर्स फिजा में लहराती हुई कमरे से निकल गई। उसके जाते ही मैंने सिगरेट सुलगाकर फोन संभाला और मसहरी पर नीम तराज हो गया। CSD का स्विच मैं पहले ही खुद कार पोजीशन पर डाल चुका था। CSD की कामयाब इब्तदाई आजमाइश के बाद इस बार में इसे बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा कर चुका था। इससे आइजक बेल को मौसर तरीके पर परेशान किया जा सकता था। आइजक बेल की आवाज में हेलो सुनते ही मैंने इस्तेज़ाई आवाज में कहा, मैंने सुना है कि पहाड़ी मुहम्मात में फौजी खच्चरों के सुमों पर ऊनी नमदे बांध दिए जाते हैं ताकि इनके सुमों की आवाज पैदा ना हो। जब भी तुम्हारे जूतों से मुकद्दस धूल उड़नी बंद हो गई है। इसे अपनी पिछली रात की हर्जा सराई याद थी। वो फौरन बोला, तुम जो चाहो बख्तर हो, लेकिन मेरा कहा हुआ अटल है। आने वाला वक्त ये बात साबित कर देगा। मैं यही पूछ रहा था कि अखबारात में और टेलीविजन पर मेरे हवास गुम कर देने वाली कोई इतला। मेरी बात अधूरी रह गई और लाइन कट गई।
शायद आइजक बेल ने एक मरतबा फिर मेरे नंबर का सुराग लगाने की कोशिश की थी। लाइन में मुदाखलत होते ही CSD ने खुदकार तरीके पर फोन का सिलसिला मुनक़ता करके वो कोशिश नाकाम बना दी। लाइन कटने के साथ ही CSD का बुजर भी बज उठा था। मैं कुछ देर तक आइजक बेल की झुंझलाहट का तसव्वुर करके माजूज होता रहा। चंद मिनट का वक्फा देकर मैंने दोबारा उसका नंबर मिला। इस बार मैं इस्तिज़ाइया जुमला भी मुकम्मल न कर सका और फोन बेजान हो गया। मेरा इरादा भी यही था कि यूं बार बार फोन करके उससे सुलगाता रहूं। वो मेरा सुराग लगाने की कोशिश में नाकामी पर महज अपना सर पीट सकता था। शायद उसके फरिश्तों को भी अंदाजा नहीं हो सकता था कि मैं उसकी सुराग रसानी की खुफिया कोशिशों को किस आले से नाकाम बना रहा था। तीसरी बार आइजक बेल की गुर्राती हुई आवाज से गुस्से का इजहार हो रहा था। अगर तुम मुझसे बात नहीं करनी चाहते तो खुलकर बता दो, मैं रिंग नहीं करूंगा। मेरे साथ चालबाजी की कोशिशें बहरहाल कामयाब नहीं होगी। उसके गुस्से के जवाब में मैंने खुशदिली से कहा, इस बार फोन तुम्हारी मर्जी से बंद होगा। रिसीवर में आइजक बेल की थकी हुई सी आवाज उभरी, लाइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मैं तुम्हारी हरकत समझ चुका हूं। अभी तक मैंने तुम्हारे साथ कोई हरकत नहीं की। सारा किस्सा जुबानी कलामी चल रहा है। मैं अनजान बन रहा। मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम कोई सेंसिंग डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुम डैनी हो तो मैं भी आइजक बेल हूं। अपने दुश्मनों को खूब समझता हूं। हर खच्चर तुम्हारी तरह बार बरदार और बुर्दबार होता है। मैंने उर्दू में सोचे हुए तंज को अंग्रेजी में ढालते हुए जवाब दिया, लेकिन मैं डैनी नहीं हूं। पता नहीं यह नाम तुम्हें कहां से मिल गया है। वो तरद्दुद करते हुए मेरे जहन में यह इम्कान मौजूद था कि शायद वो लाइन से बराह रास्त छेड़छाड़ किए बगैर अमरीकी हुकाम के लिए मेरा इकरार रिकॉर्ड करने की कोशिश करे। इस झूठी कलाबाजी से तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? पिछली रात तक तुम डैनी थे। तुम्हारी आवाज मेरे लिए अजनबी नहीं है। मैंने उसकी बात काट दी। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। चाहो तो मुझे डैनी के बजाय मरीख का हुक्मरान भी करार दे सकते हो। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ दूंगा? अब शायद तुम इस बात से भी इनकार करोगे कि C-130 अगवा करने वाले की रिहाई के लिए तुमने ही मुझे ब्लैकमेल किया था। उसकी आवाज में तंज की तलखी घुलने लगी। ये कोई नई कहानी मालूम होती है। मैंने कथी अनजान और मासूम बनकर कहा, मैंने किसी अखबार में किसी C-130 के अगवा के बारे में नहीं पढ़ा। बाज़ाहिर तुमने इसे रिहा करा लिया है। इसकी आवाज़ तेज़ और ऊंची होगी। वो तुम्हारी आर्जी जीत थी। मेरी ये बात कहीं लिख लो कि वो अनकरा से जिंदा नहीं निकल सकेगा और तुम अपने एक अहम आदमी से महरूम होकर अपने बाल नोचते रह जाओगे। मैं बड़ी हद तक फारिगुल बाल हूं। बाल नोचने की जरूरत पड़ी तो तुम्हारी खोपड़ी तलाश करनी पड़ेगी। तुम अनकरा में जो चाहो करते रहो। मुझे इससे जरा भी दिलचस्पी नहीं है। इस वक्त सिर्फ न्यूयॉर्क में ब्लैक डैड ही वो हराम का बच्चा है जिसके दिल में वीरा के लिए कोई नर्म गोशा मौजूद है। चाहे तुम दोनों उसी के पनाह में हो और उसी ने तुमको CSD फराहम की है। मेरी मकाराना बातों से उसका पारा एकदम चढ़ गया। उसने दानिश में मुझे खौफजदा करने के लिए वो इंकिशाफ किया था, लेकिन उसकी जुबान से ब्लैक डैड का नाम सुनते ही मुझे हार्लिम के उस दादागीर की वो बेरुखी याद आ गई जो उसने वीरा के साथ रवा रखी थी। मैंने बरजस्ता कहा, वो हराम का नहीं शेर का बच्चा है और अपने मेहमानों की हिफाजत करने जानता है। तुमने उसके मुंह लगने की कोशिश की तो वो तुम्हें मजा चिखा देगा। ये तुम खुद देख लोगे। उसका लहजा सफाकाना हो गया। मेरे रास्ता काटने वाले हमेशा दूसरों के लिए इब्रत का सामान बनते आए हैं। मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों का आदी हूं। तुम आज के अखबारात में होलनाक खबरों की नवीद सुना चुके थे, मगर कहीं कुछ नहीं छपा। अब ब्लैक डैड भी यूं ही तुम्हारे सीने पर मूंग दलता रहेगा। अगर तुम डैनी नहीं हो तो यह बताओ कि आजकल किस नाम से पहचाने जाते हो? यकी वो पूछ बैठा। अपनी शदीद जरूरत याद आते ही उसकी आवाज नरम पड़ गई। मुझे किसने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारा हफ्जा कमजोर हो गया है तो अपनी सहूलत के लिए मुझे कोई नया नाम दे दो। तुम्हारे लिए मैं वही बन जाऊंगा। बेहतर होता कि तुम डैनी ही रहो। ये नाम छोटा और खासा खूबसूरत है। मैंने तुम्हें कोई नया नाम देने के लिए कहा था। डैनी कोई पुराना नाम है जो भयानक आसेब की तरह तुम्हारे दिमाग से चिमटा हुआ है। तुम्हारी तकरार सुनकर मुझे इस नाम से चिढ़ होने लगी है। जुबान से तुम हर किस्म का हज़ियान बकने पर कादिर हो। तुम्हारी नई बातें मेरे लिए नाकाबिले फहम है। मैं बस ये याद दिला सकता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरी पेशकश आज भी बरकरार है। ये CSD क्या बला है? मैंने उसकी बात वहीं उड़ाकर सवाल कर डाला। अगर ब्लैक डैड ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया तो अपने फोन की लाइन से जुड़ी हुई डिबिया तलाश करो जिस पर सिर्फ एक बल्ब और एक स्विच पाया जाता है। इसी की वजह से 2 मरतबा तुम्हारा फोन बंद हुआ था और तुम इसका इल्जाम मेरे सर डाल रहे थे। तुमने खुद कहा था कि इस बार फोन मेरी मर्जी से बंद होगा, यानी पहले तुम ही कोई गड़बड़ कर रहे थे। तुम्हारी किसी गड़बड़ का ताल्लुक ब्लैक डैड की डिबिया से कैसे हो सकता है? मुझे उसके ज़हन में ब्लैक डैड की तरफ से बदगुमानी की जड़ें गहरी करने का एक सुनहरा मौका आता क्या? वो डिबिया इस बात की जमानत है कि गुफ्तगू सिर्फ 2 लाइनों के दरमियान होगी। कहीं भी कोई दखल अंदाजी हुई तो CSD नामी वो डिबिया लाइन काट देती है। उसे खुलकर बताना पड़ा।
इसका मतलब ये हुआ कि तुमने 2 मरतबा मेरे नंबर का सुराग लगाने में नाकामी के बाद इस बार शराफत से गुफ्तगू जारी रखी है। गड़बड़ करोगे तो लाइन कट जाएगी। अब तुम पूरी बात समझ गए हो। इस कुत्ते ने तुम्हें यकीनन हार्लम के किसी अहम अड्डे पर ठहराया है। उसे खुफिया रखने के लिए ही फोन पर CSD लगाई है ताकि फोन नंबर के जरिए कोई इसके खुफिया ठिकाने का पता न चला सके। फिर तो ये बहुत काम की चीज है, इसे तलाश करना पड़ेगा। मैंने कहा, मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, जल्दी ब्लैक डैड की गर्दन तक पहुंच जाएंगे। रिसीवर में आइजक बेल की तल्ख आवाज गूंजी। मेरा मशवरा मानो तो मुझे इस अड्डे का पता बताकर खुद वहां से निकल जाओ, वरना मेरे आदमी ब्लैक डैड के साथ तुमको भी पीस डालेंगे। तुम्हारी दिली ख्वाहिश भी यही है, फिर मुझे एक नेक मशवरा क्यों दे रहे हो? अंजाम तुम्हारा भी यही होना है, लेकिन तुम चाहो तो गद्दार की मुखबरी करके थोड़ी सी मोहलत हासिल कर सकते हो। मैं ऐसी मोहलत पर 1000 बार लानत भेजता हूं। तुम अपने लंबे हाथों को लहराते रहो। तुम CSD निकाल कर मुझे फोन करो तब भी ये काम। इस बार मैंने उसे बात पूरी करने का मौका नहीं दिया और सख्ती से कहा, मैं एहसान फरामोश और मौसन कुछ नहीं हूं। भूल जाओ कि मैं तुम्हारे लिए मुखबरी करता फिरूंगा। तुम अपनी गुरु खुलासी की राहें खुद मसदूद कर रहे हो। इसकी तादीबी आवाज उभरी। न्यूयॉर्क की जेर जमीन दुनिया एक खून आशाम जंगल की तरह है। यहाँ के तमाम बासी एक दूसरे को खूब पहचानते हैं। हर भेड़ अपनी जिंदगी बचाने के लिए भेड़ियों के रास्ते से दूर रहती है, लेकिन ब्लैक डैड अब खुद मेरी राह में आया है। उसके ठिकाने मेरे आदमियों के लिए खुले राज की तरह है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और इसी के साथ तुम्हारा किस्सा भी निमट जाएगा। CSD तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं बचा सकेगी। खुद कले में बैठकर अपने आदमियों को मरवाने वाले बुज़दिल बल्कि नामर्द होते हैं। हिम्मत है तो अपने आदमियों के साथ खुद भी हार्लिम के इलाके में आओ और फिर तमाशा देखो कि कौन किसका किस्सा निमटाता है। उसके मुख्तसर से इस्तज़ाइया कहके के बाद आवाज आई, पहाड़ तले आने से पहले ऊंट खुद को सबसे बड़ा समझता है। ब्लैक डैड का अंजाम मेरी अजमत है साबित कर देगा। कत्लो खून रेजी जैसे छोटे मोटे काम मेरे गुर्गे करते हैं। मैं मुअज़्ज़ज़ और बारसूख शहरी हूं। इन घटिया कामों से दूर रहकर अपनी सारी सलाहियतें बेहतरीन मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल करता हूं। तुम बहुत बेखौफी से फोन पर ये होलनाक एतराफात कर रहे हो। मैंने हैर से पूछा, ये तुम्हारी CSD का कमाल है। मुझे मालूम है कि CSD के होते हुए ये सारी गुफ्तगू मेरे और तुम्हारे दरमियान महदूद रहेगी। किसी तीसरे फर्द यहाँ आले की मुदाखलत होते ही लाइन बेजान हो जाएगी। ब्लैक डैड जैसे 2 टके के लफंगे इसे इस्तेमाल करने लगे हैं तो मुझे भी इसका बंदोबस्त करना होगा। तुम्हारी शेखी का अंदाजा इसी बात से हो रहा है कि तुम इन सहूलतों तक से महरूम हो जो तुमसे कम तर लोगों के इस्तेमाल में है। अपने बड़े दावों के बावजूद तुम बहुत छोटी खोपड़ी के मालिक हो। डैनी, उसकी खैर बहर आवाज उभरी। मैंने फौरन ही फिक्रा लपक लिया। डैनी नहीं, मुझे मेरे असल नाम से पुकारो मिस्टर डोरबेल। तुम मेरा नाम बिगाड़ने और बदलने पर मुसर रहे तो मैं तुम्हें आइजक सांड या काल बेल बना दूंगा। तुम्हारी वो कुतिया वीरा कहाँ है? मेरे जहरीले फिक्रों को पीकर उसने दूसरे सम से वार करके मेरी जुबान से अपने मतलब की कोई बात उगलवानी चाहिए। डैनी की तरह वीरा भी तुम्हारे वहम की कोई पैदावार है। कल वो तुम्हें न्यूयॉर्क पर नजर आई थी, आज तुम्हारे दफ्तर के गुरबो जवार में मंडला रही होगी। तुम फोन नंबर से मेरे दफ्तर का पता चला चुके हो तो यहाँ आने से क्यों दहशत ज़दा हो? मुझे यकीन था कि आइजक बेल ने वो फिक्रे दांत पीस कर अदा किए होंगे। ये सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि मैं एक बार वहां का सर्वे कर चुका हूं। इसके हिसाब पर अपनी दहशत तारी करने के लिए मैंने धमाका किया। रात मैंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सबवे स्टेशन से तुम्हें बिला वजह फोन नहीं किया था। वो एक नाजुक सा पैगाम था। इन इतराफ में 11वीं मंजिल पर महसूर होकर भी तुम हर वक्त मेरी दस्तरस में हो। तुम तो काले सुअर। खौफ और गुस्से की शिद्दत से कांपती आवाज उभरी। इसका मतलब है कि तुमने अपने मुल्क की करप्शन का तजर्बा यहां भी कामयाबी से आजमाया है। मैं टेलीफोन कंपनी को फना कर दूंगा। नॉन डायरेक्टरी नंबर का राज अफशा करना संगीन जुर्म है। अपने सिवा सबको फना कर दो। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, तुम अभी से पागल हो रहे हो। मालूम होता है कि किसी गैर फितरी रास्ते से शैतान तुम्हारे बदन में हलूल करके आए। वो तुम्हें हलकान करके मौत के घाट उतार देगा। उसे बिला तवक्कुफ कई मोटी मोटी गालियां देकर कहा, तुम झूठे हो। मेरे इल्म और मर्जी के बगैर मेरे दफ्तर में चिड़िया का बच्चा पर भी नहीं मार सकता। तुम भूल रहे हो कि मैं चिड़िया का नहीं इंसान का बच्चा हूं। अगर तुम इतने ही पूरे एतमाद हो तो फोन कंपनी पर क्यों बरहम हो रहे हो? अपने दफ्तर का पता क्यों नहीं बता देते? तुम न्यूयॉर्क के कोई उचक्के या कातिल नहीं, एक मुअज़्ज़ज़ कारोबारी हो। तुमसे रोज 20 अफराद मिलने आते होंगे। इनमें तुम मुझ जैसे अजनबी दोस्त को आसानी से पहचान सकते हो, मगर फिर भी खौफ सता हो। आखिर क्यों? तुम झूठे और धोखेबाज हो। मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करता। इस वक्त तक मैं बद्रीनाथ से मिलने वाले इशारों के सहारे उसे मुश्तिल कर रहा था। इस बार मैंने वीरा का कयास का सहारा लेकर कहा, तुमने मेरी रहनुमाई न की तो मैं पूरे कैनाल स्ट्रीट पर मजनू की तरह तुम्हें ढूंढता फिरूंगा और तुम बदनाम हो जाओगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और 11वीं मंजिल के बाद
केनाल स्ट्रीट के हवाले ने उसे बिखेर कर रख दिया। उसकी नीम हज़ियानी आवाज हुई, आओ, इस बार तुम मेरे दफ्तर से जिंदा नहीं लौट सकोगे। मुझे यकीन है कि तुम इसी वक्त अपने दफ्तर से निकल भागोगे और दोबारा उधर का रुख नहीं करोगे। वहां सिर्फ तुम्हारे मुसल्ला भेड़ियों से ही मुलाकात हो सकेगी। फिर भी मैं फोन करता रहूंगा। नर की औलाद हो तो दफ्तर से न भागना। मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। हार्लेम की गंदी नालियों के कीड़े के बल पर तुम ये सब बोल रहे हो। तुम आओ या ना आओ, आज की रात हार्लेम वालों के लिए कयामत की रात होगी। तुम देखो कि मैं तुम सबको कैसे मसलता हूं।